नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। शायद जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंच जाए तब तक अपराहन हो जाए, तो शुभ अपराहन। अब राहम नहीं, अपराहन। काफी दिनों से भारत के कई हिस्सों में, जम्मू कश्मीर के बारे में भी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। एक जो इलाका छूटा हुआ था वो था हमारा नॉर्थ ईस्ट। जैसा कि आज़ादी के लगभग 50, 60, 70 सालों बाद तक ही वो इलाका छूटा हुआ था। इसी तरीके से मेरे साथ भी वो इलाका छूटा हुआ था। आज मैं उस इलाके की बात करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब अब उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। हमें महसूस होने लगा है और उन लोगों को भी ये महसूस होने लगा कि वो हमारे ही पार्ट हैं, हमसे अलग नहीं है, भारतवर्ष के ही हिस्से हैं। इसी संदर्भ को, इसी प्रसंग को आगे रखते हुए नागालैंड का एक जो पैनल था, जिसे कि पार्लियामेंट्री पैनल कहिए, एक कमिटी थी, उसने जितने भी नागा आउटफिट्स हैं जो इंसर्जेंसी में या फिर इन अन्य प्रकार की उग्रवादी गतिविधियों में या फिर सरकार के साथ भागीदारी न करने के विचार को रखते हुए गतिविधि कर रहे थे, उनसे एक अपील की है कि जो अजीब अजीब तरीके की प्री कंडीशंस हैं बातचीत के लिए, उन्हें मत रखिए। आप बातचीत करिए और उसके बाद हम विचारों पे या फिर हम जो समाधान है उसकी तरफ जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, मैंने जिनकी बात की कि उग्रवादी जो समूह, उनसे भी कहा गया है कि आप कोशिश कीजिए वन सॉल्यूशन और वन एग्रीमेंट की तरफ आए। अब ये वन सॉल्यूशन वन एग्रीमेंट क्या है ये मैं बता दूंगा। इससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि यूपीएससी में से क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले जीएस पेपर जो 1 है उसमें 3 टॉपिक बनते हैं। सीधी सी बात है कि रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया इस जीएस 1 के इस टॉपिक पे, तो आप ये समझिए कि नॉर्थ ईस्ट या अदर जो स्टेट्स हैं वहां पे, या जो 7 सिस्टर्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन कभी भी बनाया जा सकता है। तो ये तैयारी रखना आवश्यक है। जब भी भारतीय समाज की मुख्य विशेषता आती है या भारत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात है, तो आप हमेशा, ये मैं आपको कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं, कि आप हमेशा उत्तरी पूर्वी जो भारत है उसके बारे में उल्लेख कीजिए, क्योंकि वो छुपा हुआ हीरा है। आप ये समझिए, वो कहते ना उसको कि छत में है, लोगों को पता ही नहीं है। वो इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, इतने बढ़िया लोग हैं, हम उनको समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते हैं। तो हमें वहां की जो विशेषताएं हैं, वहां का जो खान पान है, वहां का जो कल्चर है, उनका सम्मान करना और उनके बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक छोटा इलाका था अब तक। लेकिन सौभाग्य से, भारतवर्ष का सौभाग्य रहा कि अब वो भारत में वापस से पूर्ण रूप से समामेलन की तरफ हम लोग इस प्रयास कर रहे हैं और अग्रसर हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक जो है रीजनलिज्म। उसमें सीधी सी बात है कि भाई रीजनलिज्म की बात नॉर्थ ईस्ट में होती ही है, क्षेत्रवाद की बात है, वहां पे अपने अधिकारों की बात, अपनी जो संस्कृति है उसको बचाने की बात होती है। तो उसमें भी ये टॉपिक बनता है और उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 टॉपिक जीएस 1 से। नेक्स्ट है जीएस 3। जीएस 3 में 2 टॉपिक है। सीधी सीधी बात है, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म कहाँ है, क्यों है, क्या पर्पस है, क्या इश्यूज हैं, डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, ये नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी की जब बात की जाती है, आंतरिक सुरक्षा की, तब भी एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं, जैसे कि म्यांमार में, जहां तक मुझे याद है, वर्ष 2016 में एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी म्यांमार बॉर्डर में जाके, म्यांमार के अंदर जाके। तो वहां पे भी तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स से उनसे संबंधित हो, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक एग्जांपल है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और मेरे ख्याल से यूपीएससी ने 2016-17 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी हैं कि म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड जो इंसर्जेंसी, उनके बारे में क्या चुनौती है, क्या उपाय, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। खैर, अब चलते हैं अदर न्यूज पे। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस चीज को कवर किया है। द नॉर्थ ईस्ट टुडे जो है, नॉर्थ ईस्ट का न्यूज़पेपर, उसने भी कवर किया है। प्री कंडीशंस टू बी सेट फॉर लॉन्ग टर्म पीस। आपको प्री कंडीशन नहीं रखनी होगी, आप उसको हटाइए। आप सामान्य तरीके से बातचीत कीजिए, पॉलिटिकल डायलॉग कीजिए, लॉन्ग टर्म पीस के लिए आप आइए। ठीक है। इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस है, उसने भी इस चीज को कवर किया है। वन सॉल्यूशन वन एग्रीमेंट। द इकोनॉमिक्स टाइम है, उसने भी क्रिएट ए कॉमन अप्रोच। देखिए, वन सॉल्यूशन वन जो एग्रीमेंट, उसका मतलब कॉमन अप्रोच की बात है कि सबका समामेलन है। अब ये कॉमन अप्रोच की बात क्यों है, उससे पहले ये देखिए यहाँ पे जो ईस्ट मोजो है उसकी भी न्यूज है। नागालैंड गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक कमिटी। अब उस कमिटी में कितने लोग थे पहले मैं ये बता देता हूँ। टोटल 60 जो वहां के एमएलए थे वो थे, और 2 जो पार्लियामेंट में सेलेक्ट होके जाते हैं वहां से जो एमपी से, टोटल 62 लोग थे। वो कमिटी बैठी थी और उस कमिटी ने वन सॉल्यूशन वन एग्रीमेंट की बात की है, नागा पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करने के लिए। ठीक है। और उन्होंने 5 पॉइंट रेजोल्यूशन की बात की, और 5 पॉइंट रेजोल्यूशन में से एक है ये वन सॉल्यूशन वन एग्रीमेंट।
अब मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ, इलाका दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी का लेवल है वो कहाँ कहाँ किस तरीके से किस प्रकार का कितना अलग है। देखो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट से लिया गया सोर्स है ये। अगर मैं केवल अभी नागालैंड की बात करूं तो वहां पे चार जो ग्रुप हैं, मेजर चार ग्रुप हैं, उनमें भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। NSCN जो है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसके भी दो ग्रुप हैं, मेजर है, एक आइजक मोहिवा है और दूसरा है खापलांग, जिसे NSCN के भी कहा जाता है। इसको हमने बैन कर रखा है क्योंकि ये उग्रवादी गतिविधियों में लगा हुआ है और सरकार के साथ बातचीत करना नहीं चाहता। लेकिन आइजक मोहिवा जो है उसने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है, जहां तक मुझे याद है 2015 में, और वो इस पे बातचीत करने को राजी है। इसके अलावा नागा नेशनल काउंसिल जो है, नागा फेडरल गवर्नमेंट है, अलग अलग तरीके के ग्रुप हैं। बाकी भी ग्रुप हैं नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट मैं दिखाता हूं आपको, ये वो एरिया है जहां पे इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये देखिए, ये जो म्यांमार बॉर्डर है वहां इस तरीके की गतिविधि ज्यादा हो रही है और ये वो इलाका है जिसमें में नागा नेशनल काउंसिल जो है एक्टिव है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये है कंप्लीट वो एरिया जिसके लिए नागा लोग लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये पूरा नागा जो है, नागा कंट्री या नागा जो समूह का ग्रेटर नागालिम जिसे कहा जाता है, NSCN IM ने ओरिजिनली इसका विचार किया था। इसमें काफी है, देखिए अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, असम का भी इलाका है, नागालैंड तो है ही है, मणिपुर भी है और ये भी यहाँ पे मिजोरम का भी जरा सा कुछ इलाका है, म्यांमार बॉर्डर का जो इलाका है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये ग्रेटर नागालैंड की बात है। खास तौर पे अभी रिसेंट टाइम में जो चेंजेस हुए हैं वो देखिए आप, कि जो इंसर्जेंसी का लेवल था 2015 में जब आइजक मोहिवा ने एग्रीमेंट पे साइन कर लिया, उसके बाद से ये जो इंसर्जेंसी है वो काफी हद तक कम होती जा रही है। और रिसेंट टाइम में 2017 में आप देखिए कि जो लेवल है वो लगभग 50 डेथ्स पर ईयर है। ऑल्दो एक जीवन भी खत्म होना बहुत बुरी बात है, लेकिन कंपैरेटिवली ये काफी कम हो गया है। और आप ये देखिए कि इस इंसर्जेंसी में सिविलियंस कितने ज्यादा मारे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात है, देखिए डिफेंस फोर्सेस जो है उनका काम है देश की सुरक्षा करना, उसके लिए उनके प्राण त्याग हो सकते हैं, संभव है। लेकिन जब सिविलियंस इस तरीके से मारे जाते हैं तो फिर किसी भी उग्रवादी समूह या फिर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका उद्देश्य क्या है? दोनों, अगर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है उनका स्पष्ट रूप से उद्देश्य है कि आम जन की सुरक्षा करना, लेकिन जो उग्रवादी समूह अगर वो सिविलियन को मार रहे हैं तो फिर उनके उग्रवाद का क्या पर्पस, बताइए। आप जो ग्रेटर नागालैंड की बात कर रहे हैं तो उसका क्या पर्पस है? जब आप लोगों को ही मार दोगे, क्या जमीन को भाटे खाओगे? जमीन रख के क्या करोगे? लोगों को तो बचाओ। आप बातचीत करो, और बातचीत, संवाद एक बहुत बड़ी ताकत है। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन की एक बुक है, बहुत शानदार बुक है, कभी मौका मिले तो उसको पढ़ना। उसमें इंडियंस की जो ताकत है वो बताया ही है कि संवाद भारतीयों की ताकत, और संवाद के माध्यम से हम समाधान की तरफ जाते हैं। खैर, अब आगे चलते हैं न्यूज पे। तो कोर कमेटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, उन्होंने कहा क्या है ये भी बता दिया, जितने भी ग्रुप्स हैं उनके बारे में बता दिया, सॉल्यूशन क्या है ये भी बता दिया, और ये मैंने आपको बता दिया कि नागालैंड गवर्नमेंट ने इस कमेटी को बनाया था। 60 MLAs थे और 2 MPs थे। नेक्स्ट है कि सेंटर जो है वो अलग अलग, जो आइजक मोहिवा है उसके साथ अलग बातचीत कर रहा है, और 8 अदर ग्रुप जो हैं जो कि साथ आए थे कुछ साल पहले नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स के नाम से, NNPG के नाम से। तो ये 2 एंटिटी होगी, एक तो NSCN IM हो गया और एक ही नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप है, जो कि 8 जो अलग अलग ग्रुप्स है उनका एक समूह। तो इन 2 के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। जो भी एक आउटफिट है वो बचा हुआ है, वो है NSCN युंगओंग फैक्शन, क्योंकि मोस्टली उसके जो नागा हैं वो म्यांमार से, इसलिए हमारी उनसे ज्यादा बातचीत नहीं है। अब बात आती है कि जो 2 सेट हैं नागा एक्सट्रीमिज्म ग्रुप के, ये पिछले 23 सालों से ये बातचीत अटकी पड़ी है। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था आइजक मोहिवा ने, मैंने आपको पहले बताया कि 2015 अगस्त 2015 में ये साइन हो गया था। और उसके बाद ही जो नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स है, जो 8 ग्रुप का अलग अलग समूह का ग्रुप है, उसने नवंबर 2017 में इस जो एग्रीमेंट हुआ था, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, उसको साइन कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी वर्तमान समय में जो डिमांड है वो यही है कि आप अपनी जो मत भिन्नता है, प्रॉब्लम कहां आती है कि जो NSCN IM है उसने डिमांड रखी कि हम एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे और हम एक अपना एक अलग झंडा रखेंगे, और उसके अलावा जो ये नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप है इसकी अलग डिमांड है। तो जो पैनल है, जो पार्लियामेंट्री पैनल है, उसने ये कहा है कि आप एटलीस्ट एक कॉमन एजेंडा तो लेके आओ। सबके एजेंडा अगर अलग अलग होंगे तो फिर बात तो नहीं हो पाएगी ना। आप सबको ये एक
जो दो ग्रुप हैं जिनसे हमें बातचीत करनी है उनका तो एक एजेंडा होना चाहिए। तो बस यही बात की उन्होंने कि आप अपना एक एजेंडा लेके आओ और ये उग्रवादी और जो हिंसक गतिविधियां, वायलेंट एक्टिविटीज है, इनको छोड़ दो और फिर हम नागालैंड के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।